अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है कि आपने आज़ादी मुबारक कर ली होगी और आज माशाल्लाह आप दोबारा जो है वो तशरीफ़ ले आए हैं। दिस इज़ अ गुड साइन कि आप माशाल्लाह आ गए। डॉक्टर इमरान शहज़ाद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम टैक्स की रिवीजन के अंदर सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट को आपने रिक्वेस्ट की थी कि सर वेल्थ स्टेटमेंट को एक दफ़ा दोबारा वो करवा दें। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले तो मैं आपसे रिवीजन में जाने से पहले वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वेल्थ स्टेटमेंट प्रैक्टिकली होती कैसे है, बनती कैसे है, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। राइट, ये मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा हमारे पास FBR की वेबसाइट आपके सामने ओपन है, irs.fbr.gov.pk। इसके अंदर देखा है ये इसमें पूछा जा रहा है जी आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, रिटर्न है या सैलरी की रिटर्न है। हम नॉर्मल रिटर्न पे यहाँ क्लिक करते हैं तो मेरे से टैक्स पीरियड पूछ रहा है, मैं कहता हूँ 2024। जैसे मैंने लिखा तो उसने फ़ौरन नीचे क्या लिख दिया, 1 जुलाई टू 30 जून। देखिए मैंने सिर्फ ये लिखा तो उसने पता चल गया कि ये साल इस मुकम्मल ईयर की बात कर रहा है। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास रिटर्न ओपन हो गई। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप देखें, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फिर हमारे पास रेंट 1/10 ऑफ द अमाउंट नॉट एडजस्टेबल, रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, ठीक है, अनपेड लाइबिलिटीज एक्सीडिंग 3 ईयर्स, और देखें 1/5 ऑफ दी बिल्डिंग फॉर रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद बिज़नेस इनकम में ये देखिए बिज़नेस इनकम के अंदर ये सारी चीज़ें आपने डालनी हैं। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस डिडक्शन, वो सारा जो काम हम बिज़नेस में करते हैं वो भी हमारे पास आ गया। कैपिटल गेन आ गया। हमारा टॉपिक है वेल्थ स्टेटमेंट का। वेल्थ स्टेटमेंट में आपको कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, रिकन्सिलिएशन एंड पर्सनल। असल ये जो चीज़ है ना, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, दिस इज़ कॉल्ड वेल्थ स्टेटमेंट। दिस इज़ कॉल्ड वेल्थ स्टेटमेंट। अगर आप जो है वो किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखें, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पैकेजेस, तो आपको पता है कि उसमें आपको रिपोर्ट में क्या चीज़ नज़र आ रही होती है। इसमें हम यहाँ कहीं होगी। ये देखें, ये आपके सामने पैकेजेस की बैलेंस शीट है। इसमें आप क्या नज़र आ रहा है आपको, एसेट्स इस साइड पे, करंट एसेट्स, ये टोटल एसेट्स आ गए, और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, लाइबिलिटीज़ और एक्विटी, ऐसे नज़र आ रहा है ना। लेकिन जो वेल्थ स्टेटमेंट होती है वो बिज़नेस की नहीं होती, वो किसी एक इंडिविजुअल की होती है। रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो अपनी क्या सबमिट करता है, वेल्थ। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ नूर एंटरप्राइजेज़ के नाम से, लेट्स सपोज कि मेरा एक बिज़नेस है। उस बिज़नेस की मैं बैलेंस शीट प्रेजेंट करूँगा। जब कारोबार के लिए मैं बनाऊँगा तो क्या करूँगा, वालेकुम सलाम, उसकी मैं बैलेंस शीट, उसके एसेट, उसका कैपिटल वगैरह मैं डिक्लेयर करूँगा।
लेकिन जब मैं अपना बनाऊंगा तो साथ क्या बनाऊंगा, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे कारोबार के अंदर ऑफिस है, मेरे कारोबार के अंदर फर्नीचर है, ये सारा मेरा कैपिटल का हिस्सा है। वो सारा किस में जा रहा है, मेरे बिजनेस के एसेट्स वगैरह में वो जा रहा है। लेकिन मेरा अपना घर, मेरी अपनी गाड़ी, मेरा अपना बैंक अकाउंट, ये मेरी वेल्थ है। ये क्या है, मेरी वेल्थ है। उसमें ये करते हैं सिर्फ कि जैसे ये आपको दो साइड्स पे नज़र आ रहा है ना, एक साइड पे आपको एसेट हैं, दूसरी साइड पे आपको लाइबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, उसमें हम ऐसा नहीं करते। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या करते हैं, पहले ऊपर एसेट्स लिखते हैं, उसमें से लाइबिलिटीज़ क्या करते हैं, माइनस कर दे। बस ये वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर देखा जाए तो आप एसेट में से लाइबिलिटीज़ सारी माइनस कर दें तो बचता क्या है, इक्विटी। बस ये इक्विटी को समझे, दूसरा जो नाम है वो वेल्थ है। ये किसकी होती है, इंडिविजुअल की, ये कारोबार की नहीं होती। तो इंडिविजुअल के लिए जब भी वो रिटर्न फाइल करेंगे क्या करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट अपनी साथ फाइल करना पड़ती है। अब ये देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स में आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है वो, ये किसी का डेटा है, ये पूछ रहा है जी आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, सारा कुछ जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके साथ नीचे देखिएगा कि उसने एसेट, टोटल एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, टोटल एसेट्स आ गए। इस टोटल एसेट्स में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है वो आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे नेट एसेट्स इन द करंट ईयर। नेट एसेट्स इन द करंट ईयर ये आ जाएंगे। समझ आ गई, ये है टोटल एसेट जो भी आपके 30 जून को मौजूद थे अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर। यहाँ रीवैल्यूएशन नहीं की जाती, ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि टैक्स के अंदर रीवैल्यूएशन का मॉडल मौजूद नहीं है। बस आपने टोटल एसेट्स माइनस उस दिन जो भी थी आपने लिख देनी है। उसके बाद आता है रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। रिकंसिलेशन क्या है कि आपके पास नेट एसेट्स इस साल कितने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कितने थे, दोनों का जो डिफरेंस है वो कहता है ये तुम्हारी चेंज है, ये तुम्हारी क्या है, इसमें चेंज है। इस चेंज को जस्टिफाई करो। उस चेंज को जस्टिफाई कैसे करेंगे, मेरे इनफ्लोज क्या है और मेरी आउटफ्लोज क्या है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता टैक्सेबल इनकम, यहाँ एक्चुअल कैश का फ्लो देखा जाता है। यहाँ एक्चुअल कैश का फ्लो देखा, यहाँ रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह ये वो सब कहानियाँ ख़त्म होती है कि ये बना कैसे है। समझ आ रही है। जब आप इसको रिकंसाइल करते हैं तो यहाँ आंसर आपका सिफर आ जाता है, ठीक है, यहाँ आपका आंसर सिफर आता है। पहले इसको मैं ज़रा एक्सेल से आपको समझाता हूँ, फिर आपको इस बात की समझ आएगी। ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल कि मैं अपने एसेट्स में मैं लिखता हूँ जी मेरे पास कार है, मेरे पास हाउस है और अदर एसेट्स भी हैं, कैश वगैरह आप कर लें, अदर एसेट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास 100 की कार है, हाउस जो है मेरे पास 200 का है और 50 के मेरे अदर एसेट्स हैं। तो टोटल एसेट्स मेरे पास कितने हो गए, 350 के। सही है, ये इसको हमने अदर एसेट ये कर लिया। मैं कहता हूँ मेरी जो लाइबिलिटीज़ हैं जो मैंने पे करनी है, ठीक है, उसमें क्रेडिट कार्ड का लोन है, ठीक है, वो है -15 का। तो मेरे नेट एसेट्स कितने हो गए, 335। ये है मेरी वेल्थ। ये क्लियर हो गई। अब इसके अंदर रिकंसिलेशन ऐसे बनानी है, उसने वो कहता है आपको अभी आपने जो देखा वो कहा जाएगा कि आपकी इस वक्त जो क्लोजिंग वेल्थ है वो आप बता रहे हैं वो 35 है।
ये हम सेम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये है, वो कहता है इससे पिछले साल आपकी जो ओपनिंग वेल्थ थी, देखें क्लोजिंग वेल्थ से मुराद ये है कि जून 30, 2024, और ओपनिंग से क्या मुराद है, जुलाई 1, 2023। वो कहता है जी उस वक़्त आपकी वेल्थ जो थी वो 200 थी, तो वेल्थ मेरी बड़ी है कम हुई है, बड़ी है, तो मैं कहूँगा जी इंक्रीज इन वेल्थ, वो आ गई मेरी दिस माइनस दिस, 135 से इंक्रीज़ कर गई। वो कहता है इसको जस्टिफाई करो कि ये जो तुम्हारी वेल्थ है क्या ये तुम्हारी इनकम के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। यही वो आजकल बेसिक क्वेश्चन जो है वो रेज़ हो रहा है आपके मीडिया के ऊपर कि जी इसके रिसोर्सेज और इसकी वेल्थ आपस में मैच नहीं कर रही, कि भी ये साहब हैं इनकी सैलरी इतनी है और इनकी फ़लाँ जगह पर फ्लैट हैं, इनके फ़लाँ जगह पर घर मौजूद है, इनकी फ़लाँ जगह पर ज़रूरी ज़मीन है, तो इन्होंने तो पिछले 20 साल के अंदर टोटल इनकी सैलरी टोटल भी कर ली जाए, इसमें कुछ खाएं भी ना, सारी की सारी सेव कर लें, तो फिर भी इतने पैसे नहीं बन रहे। ये पैसा आया कहाँ से है, ये चीज़ होती है। वेल्थ स्टेटमेंट का मकसद क्या है कि जो कंसील्ड इनकम है उसको पकड़ना, जो चोरी हुई इनकम है उसको क्या करना, उसको पकड़ना, इसको बोलते हैं। अब इसमें मैं कहूँगा जी मेरी जो इनकम थी इस साल की, इसमें टैक्सेबल वो मेरी थी फॉर एग्जांपल जी 100, और एग्जेम्प्ट जो थी मेरी इनकम वो थी मेरी 50, राइट। और इसमें मेरी जो मुझे रेमिटेंस मिली है वो मेरी आई है जी 150 की, और मैंने लोन लिया है। अब ये लोन कौन सा होना चाहिए, कोई भी लोन हो सकता है, कैश की शक्ल में भी हो सकता है, बैंक की शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन अगर ये लोन आपने कैश की शक्ल में लिया हुआ तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर में भी चला जाएगा, ये बात भी जहन में रखिएगा। यहाँ आप लिखेंगे, आप कहते हैं जी मैंने लोन भी लिया है, वो लिया मैंने जी 50 का, टोटल आपके इनफ्लोज कितने हो गए 350 के। लॉ कहता है जी बिल्कुल ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया जी मेरे टोटल इनफ्लोज जो है वो कितने हो गए 350 के, ठीक है। अब आपने एक्सपेंसेस इसमें से बताने हैं, एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, मैंने नकल मार लेना, 215 के होने चाहिए, ठीक है। तो आप कहते हैं जी लेस, इसमें मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे घर में बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, टैक्सेस, जो कुछ भी है आप सारे एक्सपेंसेस वो माइनस करते हैं 215, ठीक है। तो जब आप ये करते हैं तो आप कहते हैं जी ये 135 मुझे बच गए थे, यानी दूसरे अल्फाज के अंदर कि साहब मैंने इस साल 350 कमाया था, इसमें से 215 मैंने खर्च कर लिया, ये जो 135 है ना ये मुझे बचा था, और इसके अंदर आप मेरी ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर लें तो फिर मेरे पास 335, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये इस तरह से बना है कि जो मैंने कमाया उसमें से जो खाया, जो बाकी बचा, उसने मेरी वेल्थ को बढ़ाया हुआ है। ये कहते हैं जी वेरी गुड, शाबाश, वो थपकी मिलती है इससे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सच बोला और सही बता रहे हैं, राइट। जबकि अक्सर इसमें झूठ ही होता है, सब जो है ना वो ज़बरदस्ती इसको वो मिलाया जा रहा होता है। ये बात क्लियर होगी आपको कि रिकन्सिलेशन क्या है और वो क्या चीज़ है। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ हमारी वेल्थ को बढ़ाती है और कौन सी चीज़ हमारी वेल्थ को नहीं बढ़ाती, इसको ज़रा जहन में आपने रखना होता है। देखें आपके पास जो, अगर हम यहाँ पर लिखें लाइबिलिटीज़, हम यहाँ लाइबिलिटीज़ लिख लें और यहाँ पर आपके एसेट्स लिख लें, राइट। हम आपके एसेट लिख लेते हैं, आपके पास हाउस है, ठीक है, आपके पास कार है, आपके पास जो है वो बैंक है,
आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं। फ़र्ज़ करेंगे 100 है, मैं अब एग्ज़ाम्पल और ले रहा हूँ, 200 की है, इसको 500 कर लेते हैं। आप कहते हैं घर गाड़ी से सस्ता है। बैंक है आपके पास 50 का, शेयर्स हैं आपके पास 150 के, आपके एसेट्स में 900 पड़ा हुआ है। लाइबिलिटीज़ में आपके पास बैंक लोन है, राइट, वो 200 का, तो आपकी इक्विटी कितनी हो जाएगी? 700। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाने लगा हूँ। तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आपकी कौन सी चीज़ें वेल्थ को बढ़ाती हैं और कौन सी चीज़ें वेल्थ को कम करती हैं और कौन सी चीज़ें आपकी वेल्थ के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होती। राइट, चौकस है कि अभी भी आज़ादी चढ़ी हुई है? बुखार उतर गया कि नहीं आज़ादी का? सही हो गया माशाल्लाह, आज़ादी मुबारक हो आपको, आज फिर कैद हो गए। ले जी, 900 और 900 है। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अगर 25 रुपये का फर्नीचर बाय करूँ, ध्यान कीजिएगा, मैं फर्नीचर बाय कर लूँ 25 का बैंक के थ्रू, तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 25, तो मेरी वेल्थ में कोई फ़र्क पड़ा? राइट। एक चीज़ इससे आपको समझ आनी चाहिए, अगर आप अपने कैश से कोई एसेट बाय करते हैं, यानी आपका एक एसेट कम हो रहा है और उसकी वजह से दूसरा एसेट बढ़ रहा है, इससे वेल्थ में कोई फ़र्क नहीं आता, इससे फ़र्क नहीं आता। इसी तरह अगर आप बैंक लोन पे करते हैं 10 रुपये का, तो बैंक लोन कितना हो जाएगा 190, और यहाँ से आपका बैंक कितना हो जाएगा 15, फिर भी आपका जो है ना वो टैली हो गया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी जो चीज़ आपकी एक ही साइड को डिस्टर्ब करे और उसको नेट ऑफ कर दे, उससे भी क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दोनों साइडों से कम हो जाए, वो भी आपकी वेल्थ को चेंज। इसी तरह आप लेट्स सपोज कि आपने एक गाड़ी लीज पे ले ली है, ठीक है, लीज पे आपने 100 रुपये की गाड़ी लीज पे ले ली है, तो यहाँ 100 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी कार 300 हो जाएगी, एक और गाड़ी आ जाएगी, फिर भी इसने आपकी वेल्थ को, यानी जो चीज़ आपकी दोनों साइडों पे डिस्टर्ब कर रही हो इक्वल में, तो वो आपको चेंज वो नहीं होती। समझ आ रही इस बात की? ये है कि जो कौन सी चीज़ें जो आपकी वेल्थ को चेंज नहीं करती। अब आते हैं कौन सी चीज़ है जो मेरी वेल्थ को चेंज करती है। मेरी इक्विटी थी 700 रुपया, मैंने 100 रुपया कमा लिया, 100 रुपया मैंने कमा लिया, तो इसने ये क्या हो गया 100 हो गया ना, 800। ये देखें, इसने मेरी बैलेंस शीट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इनकम आपकी वेल्थ को इंक्रीज करती है। ये देखिएगा, इनकम आपकी वेल्थ को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। सही है। अच्छा, आपको अगर ड्राइंग्स होंगी, आपने 10 रुपये इसमें से ले लिए, राइट, तो कितनी होगी ये 790, तो वेल्थ डिस्टर्ब हुई है ना, आपकी कम हुई है ना, तो ड्राइंग्स क्या करेगी, आपकी वेल्थ को डिक्रीज करेगी। ठीक है। अगर आपने कोई एसेट बेच दिया, मिसाल के तौर पे ये गाड़ी थी, इसमें आपने वो 150 की गाड़ी थी 150 में ही बेच दी, तो आपका यहाँ से क्या होगा 150 की गाड़ी कम हो जाएगी और बैंक में आपका क्या होगा, ये हो जाएगा, ये वही रहेगी। समझ आ रही है ना? लेकिन अगर आपकी गाड़ी थी 150 की, आपने बेच दी 200 की, तो वो जो प्रॉफिट है आपको वो क्या करेगा, आपकी वेल्थ को बढ़ा देगा। अब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि चीज़ें आपकी। अच्छा, इसी तरह आपके भाई ने बाहर से आपको पैसे भेज दिए, रेमिटेंस भेज दी, कैश भेज दिया उसने आपको, ये बाहर से एक आइटम आ रही है, ये आपकी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब करेगी नहीं करेगी? बढ़ेगी ना। आपकी बैलेंस शीट में एक बाहर से आइटम आ गई है जिसके अगेंस्ट आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, रेमिटेंस आ गई बाहर से। किसी साहब से पूछा ना उन्होंने कि भी आप क्या करते हैं, कहते हैं बड़े भाई दुबई होते हैं।
उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा बता तो दिया बड़े भाई दुबई में होते हैं। समझ आ रही है ना, तो उससे रेमिटेंस आती है, वो कमाते हैं, मैं खाता हूँ, दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये है। अगर आपको रेमिटेंस आ गई बाहर से तो रेमिटेंस क्या करेगी, आपकी वेल्थ को बढ़ा देगी। अगर आपने किसी को इसके अगेंस्ट आपने गिफ्ट कर दिया तो बैलेंस शीट का, तो अगर बैलेंस शीट की एक ही साइड हिट हो रही है ना, तो या वो कम कर रही है या वो बढ़ा रही है। अंडरस्टैंड, या वो कम कर रही है या वो बढ़ा रही है। इज इट क्लियर, ये बातें समझ आ गई हैं। तो इसको अब आपने देखना है कि जो भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे पास पेपर का, उसमें आपने ये देखना है कि उससे मेरी वेल्थ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये एक दफ़ा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, शायद 2 दफ़ा आया हुआ है। मिसाल अगर ना भी आए तो ये फाइनल का हिस्सा है, फाइनल में भी खुदा ना खास्ता ये ना आए तो ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमने अपने क्लाइंट से नोट छापने होते हैं, पैसे कमाने होते हैं, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट आपने बनानी है, वहाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई ये काम कैसे होना चाहिए। सही है, ऑनलाइन भी पता करें, जाग रहे हैं, सोए हुए। अच्छा जी, अब हमने जाना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन था जी ये 19B है, और आपकी आई कैप की बुक में भी मेरा ख्याल है यही सेम क्वेश्चन मौजूद है वेल्थ स्टेटमेंट का। मार्च 2017 में ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ है। अच्छा जी, आपने इसको पढ़ना है और पढ़ते हुए आपने बताना है कि ये किस चीज़ की, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ना तकरीबन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपने इसको घर जाके करना भी है, प्लीज़ एक दफ़ा लाजमी इसको आपने करना भी है। कहता है जी रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जाहिद वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या बनाना आपने, 30 जून को जो उसके एसेट्स हैं वो लिखने हैं, बस उनकी लिस्ट बना देनी है। ये वेल्थ स्टेटमेंट है, ये क्या है। और वेल्थ रिकन्सिलिएशन में क्या होगा जी, आपने ओपनिंग बैलेंस सॉरी क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस निकाल लेना है, और फिर क्या करना है, आपने अपने इनफ्लोस में से आउटफ्लोस माइनस करने हैं, तो और ये दोनों बैलेंस, ये होगी आपकी रिकन्सिलिएशन। ठीक है, यस, चलें। और अब आपने आइटम्स को ढूंढना है, कौन सी आइटम वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा है और कौन सी वेल्थ स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन का हिस्सा है, उसको देखते जाना है आपने वन बाय वन। जाहिद द सोल प्रोप्राइटर ऑफ FG एंड कंपनी। अच्छा, ये कंपनी से क्या मुराद है, ये बिजनेस का नाम है। कंपनी कौन सी होती है, जिसके साथ लिमिटेड लिखा होता है, जिसके साथ लिमिटेड, तो ये कंपनी नहीं है, ये उसका नाम है। जैसे कंपनी फिल्म थी, 3-4 लोग थे वो गुंडागर्दी करते थे, है ना, तो कंपनी थी। तो कंपनी से मुराद ये है, कहते हैं आई विल अकम्पनी यू, राइट, मैं आपके साथ जाऊंगा, तो ये है, ये वो कंपनी है। इज अ रेजिडेंट, देखें शुरू में उसने लिख दिया सोल प्रोप्राइटर है। तो वैसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं मजाक करना चाहिए, छोटे बच्चों को वर्गलाना नहीं चाहिए ऐसी हरकतें करके कि पहले आप लिख लें सोल प्रोप्राइटर, आगे लिख भाई FG एंटरप्राइजेज लिख दें, कोई लाजमी कंपनी आपने ठोकना है उसके साथ, बच्चे को ज़रूर डिस्टर्ब करना, उसको परेशान करना है कि भाई सोल प्रोप्राइटर भी है और ये कंपनी को हिजड़ा सा बिजनेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो वेल्थ स्टेटमेंट रेजिडेंट इंडिविजुअल ने ही फाइल करनी होती है। कब करनी होती है वेल्थ स्टेटमेंट, अपनी रिटर्न के साथ फाइल करनी होती है। ठीक है, पाकिस्तान और फॉरेन एसेट दोनों आपने डिक्लेयर करने होते हैं। इसमें 116A भी पढ़ के जाना है, वो टेस्ट कर लेता होता है कि जी फॉरेन एसेट्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी डिक्लेरेशन आपको देनी है एग्जाम के अंदर। एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हिज वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर X7। देखिए खाली वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल होती, ये सवाल सिरे से गलत है। रिटर्न फाइल होती है, उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होती है।
द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर एसेट एंड लायबिलिटी डिस्क्लोज इन द वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर X6। कितनी हरकत उसने की, आपको किस पे चाहिए, X7 पे। तो क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट को चेंज करते जाएंगे, इसमें आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 30 जून X7 का, ये बैलेंस आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये वाली नहीं है हमारा, असल में हमें पता चल गया कि ये वाला हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस उसने हमें वो दिया हुआ है, राइट। तो ये वाली जो अमाउंट है नेट एसेट्स, ये क्या है हमारी ओपनिंग बैलेंस, ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन का हिस्सा बन गई। ठीक है, हम अगर क्लोजिंग ढूंढ लेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी वेल्थ स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस, यही हमारी वेल्थ स्टेटमेंट है। इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारी रिकंसिलिएशन का हिस्सा बनेगा। उस डिफरेंस को हम इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। समझ तो नहीं आई कि लग समझ गई है? ठंड है आज, है ना, एसी बंद करवा दूं? नहीं मुझे नहीं मसला है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप, मैं ठंड वो नहीं बात कर रहा भाई, ठंड की बात कर रहा हूँ, एक्टिव नहीं हो, एक्टिव हो कि नहीं, छुट्टी का खुमार चढ़ा हुआ है। एसेट एग्रीकल्चरल लैंड इन हैदराबाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन DHA, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बिजनेस कैपिटल 4 मिलियन का। बिजनेस कैपिटल कैसे बनाते हो आप, कैपिटल में प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, अकाउंटिंग में यही करते हो ना, यहाँ भी यही होना है। गाड़ी है, कैश है बैंक में और कैश इन हैंड, और बैंक लोन है माइनस हुआ हुआ है, ये देखिएगा। डिटेल्स रिलेटिंग टू FG एंड कंपनी, ये कहता है इसकी जो डिटेल है वो क्या है FG एंड कंपनी की। इनकम फ्रॉम बिजनेस आफ्टर टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इज दिस, तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, एंड ड्राइंग्स लेस कर देंगे, तो आपका ये फिगर आ जाएगी। ठीक है, और यही चीज आपकी रिकंसिलिएशन में भी चली जाएगी, यही चीज आपकी रिकंसिलिएशन में भी जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर आपने ड्राइंग्स की हैं तो आपकी एक साइड से क्या हुआ होगा, आपने पैसे निकाले होंगे, दूसरी तरफ कैश भी आया होगा ना, कैश क्या होगा, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अभी बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट द बैंक एज ऑन 30 जून अमाउंटिंग ₹157 एंड दिस बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक, ये उसने आपको फिगर बता दी, ऐश एट इन हैंड एंड बैंक 157, ये फिगर उसने खुद बता दी आपको, 157 500 और 730, ये उसने हमें ये वाली फिगर बता दी। इसका रिकंसिलिएशन के साथ तो कोई लेना देना नहीं है ना, ये तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस है। हमने देखना कि कौन सी आइटम है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, उसको हमने लेकर वो चलना है। ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय जाहिद ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, पेड एन एडवांस ऑफ 1 मिलियन अगेंस्ट द परचेज ऑफ बेंगलो ऑफ 10 मिलियन, उसने एडवांस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है। अब देखिएगा जो एडवांस दिया है, कैश का बैलेंस उसने मुझे बता दिया हुआ है, ठीक है, बंगला है 10 लाख रुपए का, तो मेरा एसेट जो है, ये पहले बताइएगा एसेट है या लाइबिलिटी है, एसेट है, एसेट है ना, एसेट मेरा 10 मिलियन का है या 1 मिलियन का है, मैंने एडवांस दिया 10 लाख का, 10 मिलियन का 1 करोड़ रुपए का घर है, तो बैलेंस शीट में मेरा क्या शो होगा, 10 मिलियन या 1 मिलियन, 1 मिलियन, ये मेरा एसेट हो गया, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस का हिस्सा हो गया। इसने मेरी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब किया नहीं किया, इस आइटम ने नहीं डिस्टर्ब किया, यानी कैश निकल गया और एसेट आ गया। अभी मैंने आपको यही प्रैक्टिस करवाई है, तो इसने मेरी रिकंसिलिएशन को डिस्टर्ब नहीं किया।
सोल्ड शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर ₹350। अगर ये 350 के ही होंगे और मैंने 350 के बेच दिए तो मेरी बैलेंस, इससे रिकंसिलेशन में कोई फर्क, मेरी वेल्थ में कोई इंक्रीज है। द शेयर्स वर परचेज ऑन दिस फॉर ₹50,000। 50,000 के शेयर कितने में बेच दिए? 350 में, राइट। कैपिटल गेन टैक्स कलेक्टेड बाय NCCPL अमाउंटिंग ₹37,500। आपने कैपिटल गेन में नहीं घुस जाना, सिर्फ सोचें हुआ क्या है। पहली बात यह है कि आपके जो शेयर्स हुए हैं, ये शेयर जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, कहाँ थे ये यहां पर 50,000 के शेयर कम हो गए, नहीं हो गए, बिक गए हैं, राइट। और इनके कम होने की वजह से मेरी क्या वेल्थ में फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा? पड़ा है ना। मेरे एसेट कितने गए हैं? 50 के आउट हुए हैं, लेकिन मुझे जो मेरे पास इनकम, वो जो इनफ्लो हुआ है वो कितना हुआ है? 350 माइनस 37, ये मुझे इनफ्लो हुआ है। यहां स्टूडेंट कहता है सर आपने तो कहा था कि इनकम में से टैक्स माइनस नहीं हो सकता। भाई मैं इनकम टैक्स की बात अब नहीं कर रहा, अब तो मैं वेल्थ स्टेटमेंट में हूं। वो इनकम का असूल था कि आपकी इनकम में से टैक्स माइनस है। मुझे तो नेट क्या मिला है? अब बताएं नेट कितना मिला मुझे? 3। इसने मेरी वेल्थ को इंक्रीज किया है, यानी 50 की चीज मैंने बेची है 3,12,500 की, राइट। तो इसमें से अगर आप वो करेंगे 50,000 माइनस करेंगे तो मेरी वेल्थ इतने से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मेरी वेल्थ में क्या आएगी? इंक्रीज आ जाएगी, राइट। ये बात क्लियर हुई है। यहां से जो है ना वो नहीं आपने कैलकुलेट करने बैठ जाना कि जनाब मुझे एक्चुअल जो है, यहां पर सिर्फ क्या फाइंड करना है? मेरी इंक्रीज कितनी आई है वेल्थ के अंदर। माइनस करेंगे, हाँ जी बेटा 50,000 भी माइनस करेंगे। मेरा जो ये आउटफ्लो हुआ है ना, और ये मेरा इनफ्लो है, मैंने ये भी फाइंड किए हैं। अभी सिर्फ आप कैलकुलेशन पे रखें ना फोकस, अभी वो ना टेंशन है, अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस रखें कि अभी ये मेरी चीज़ 50 की आउट हुई है, ये 300 ये की आ गई है मेरे पास। समझ आ रही? गिफ्टेड शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी टू हिज ब्रदर, द शेयर्स वर परचेज बाय जाहिद एट कॉस्ट ऑफ 1 million। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वाज दिस। भाई बात ये है कि ये जो गिफ्ट का ताल्लुक है, मैंने जो करना है ये तो इनकम टैक्स का है, मुझे असल में देखना कि हुआ क्या है। देखें आप जब गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वेल्थ बढ़ती है ना, और जब गिफ्ट देते हैं तो वेल्थ कम होती है। तो ये मेरी 1 लाख से मेरे शेयर मजीद क्या हो गए? कम हो गए। तो ये मेरी बैलेंस फिगर यहाँ आ जाएगी, ये मेरा कैपिटल यहाँ आ जाएगा, सही है। अच्छा आगे देखिएगा, पेड 200,000 टुवर्ड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बैंक लोन। इधर से कैश निकल गया, इधर से लोन भी निकल गया, तो इसने आपकी बैलेंस शीट को रिकंसिलेशन में गया, ये वेल्थ को इंक्रीज डिक्रीज किया नहीं। तो इसने, लेकिन आपका ये जो लोन है ना, ये वाली अमाउंट है, ये 2 लाख से कम हो गया। यहां कितना आ जाएगा? 13 लाख का बैलेंस आ जाएगा। मूवमेंट बता रहा है ये। पर्सनल एक्सपेंसेस आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं, एक्सपेंस तो वेल्थ में आता ही नहीं है। भाई वेल्थ में बैलेंस शीट में एक्सपेंस तो नहीं आते ना, तो फिर ये कहाँ जाएगा? रिकंसिलेशन का हिस्सा बनेगा। रिकंसिलेशन में जाके इसने आपकी वेल्थ को क्या किया? कम किया है, राइट। नेट रिसीट अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम क्या करती है? आपकी वेल्थ को बढ़ाती है। ये रिकंसिलेशन में जाएगी। देखिए आप 2 ही डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हैं और रिकंसिलेशन बना रहे हैं। अब देखिएगा पहले इसके ऊपर आते हैं। इसकी कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। 3 million, 5 million, और ये मोटर व्हीकल 1.4 million, राइट। और इसमें से आप 13 लाख रुपया माइनस करेंगे तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बन जाएगी। तो वेल्थ स्टेटमेंट आसान है, बल्कि बहुत आसान है। वेल्थ स्टेटमेंट में सिर्फ आपने मूवमेंट करके दिखाना, दैट इज वेल्थ स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का एक पार्ट आसान है, वो क्या है?
कि इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग का, ये भी आसान है। अब जहां पर इनफ्लोस और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, वो है इसमें चीज़ असल, कि उसको कैसे करना है। समझ आ रही है? कितनी चीज़ें आपको बताई हैं। वेल्थ स्टेटमेंट मैंने कहा ये आसान है, और वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन जो है, वेल्थ रिकंसिलिएशन जो है, उसके कितने हिस्से हैं, क्लोजिंग बैलेंस माइनस, ये भी आसान है। असल चीज़ ये है कि इसको जब आपने रिकंसाइल करना है तो फिर जाके ये उसमें इशू आएगा। इज इट क्लियर? चलें जी। अब ये ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं। ये आपकी चैप्टर नंबर 19C है। अब ज़रा आपने उसी तरह देखना है, इसमें कोई मूवमेंट थी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड में, आ गई। DHA प्रॉपर्टी ओपनिंग क्लोजिंग सेम थे। उसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट इन शेयर 11 लाख के थे ना, ये आपने गिफ्ट कर दिए और ये आपने सेल कर दिए, बाकी कितने बचे, 950 के। एडवांस अगेंस्ट बंगला, ये आपको कहाँ गिवन था, ये इंफॉर्मेशन में गिवन था कि 10 लाख का दिया हुआ है, एसेट बन गया ना क्लोजिंग, राइट। बिजनेस कैपिटल देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस, राइट, प्लस इनकम 10 लाख ही लेना था ना बेटा, मैंने एडवांस तो दिया हुआ है ना, 10 लाख है, 10 लाख है, 1 लाख नहीं है, 10 लाख है, ठीक है। यानी एसेट होता है ना जो आप एडवांस दे देते हैं। बंगला मैंने खरीदा होता, अच्छा अगर वो कहता कि बंगला आपने ले लिया है 10 मिलियन का और उसका अभी 10 लाख दिया है और अब बाकी 9 मिलियन अभी आपने पे करना है, तो फिर क्या करते, वो जहाँ बैंक लोन लिखा है ना, तो फिर आप यहाँ पर लिख लेते 10 मिलियन और लाइबिलिटीज में जाके 9 मिलियन वहाँ भी लिख देते। अच्छा जी, उसके बाद कैपिटल आ गया, ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये कैपिटल में चला गया। व्हीकल का कोई हमें एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, कैश की ये फिगर हमें गिवन थी, इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन थी ना, बैंक लोन की इंफॉर्मेशन थी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 171.67, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका, ये आ गई जी वेल्थ स्टेटमेंट। सही है? यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लें भाई, पूछ लें। नहीं है? अच्छा आगे चलें। अब आते हैं आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर। आपकी ओपनिंग कितनी है, 140, और क्लोजिंग कितनी है, इसका पहले डिफरेंस लें। क्लोजिंग बैलेंस 171,67500 और ओपनिंग बैलेंस 1404, ये इसमें से माइनस करें, हाँ जी 3127,500, ठीक है। इसमें से हमने क्या करने हैं, इनफ्लोज ऐड करने हैं और इसी तरह आउटफ्लोज हमने माइनस करने हैं। और आउटफ्लोज में क्या है हमारे पास, पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे हैं 20, राइट, और ये हमने अपने भाई को गिफ्ट किया था 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, ये हमारे आउटफ्लो हो गए ना। यानी इसने मेरी वेल्थ को क्या किया, डिक्रीज किया है, एक्सपेंस जो मैंने किए हैं, और प्लस उसके साथ क्या है कि मेरी जो 1 लाख रुपए था उसने भी मेरी वेल्थ को, देखें जितनी ट्रांजैक्शन देखी हैं उसके अंदर बाकी जो चीज़ें थी जो डिक्रीज कर रही थी वो मेरे पास, मैंने 2 ही आइटम मुझे नज़र आ रही थी, ये वाली। अब देखिएगा कि इसमें हमारी चीज़ों को इंक्रीज किसने किया था, बिजनेस इनकम ने, राइट। एक एग्रीकल्चरल इनकम आपको मिली, बेशक एग्जेम्प्ट थी, और कैपिटल गेन मेरे पास नेट ये वाली अमाउंट आई थी। मेरी इनफ्लोज यही थे, मेरे इनफ्लोज। आप कहेंगे सर ड्राइंग्स क्यों नहीं आपने ली रिकंसिलिएशन में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो चीज़ें आपकी बैलेंस शीट की दोनों चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही हों, राइट, वो आपकी रिकंसिलिएशन का हिस्सा
नहीं होती। समझ आ रही है? जो चीज़ें आपकी बैलेंस शीट की दोनों चीज़ों, जैसे आप कहेंगे एडवांस नहीं लिया मैंने, 10 लाख रुपए एडवांस है ना, मैंने उसको रिकन्सिलेशन में नहीं लिया क्योंकि एडवांस एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया, उसने मेरी एक ही साइड को हिट किया हुआ है। आप देखें कि यहाँ पर मैंने कौन सी चीज़ ली है, तीनों तरह की इनकम और उसमें से मेरे एक्सपेंसेस, मैंने इनकम और एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिया हुआ है, राइट। अब आप बताएं इनकम कितनी है, इनको ऐड करें सबको, 2540, 2.5, 262, 500, 53, इसमें से ये माइनस करें, 31, ये है रिकन्सिलेशन। दोनों अमाउंट्स रिकनसाइल कर गई ना। ये तरीका भी है, खालिद साहब ने जैसे किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन असल तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है कि आप इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, राइट। आपकी इनकम में से क्या करें, एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, इस तरह क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस को भी माइनस कर दें, ये रिकनसाइल करना होता है। अच्छा, ऐसा अगर सवाल पेपर में आ जाए तो इसके चांसेस ये होते हैं कि ये आपका आंसर टैली नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अकाउंटिंग में आप करते हैं। अगर ना भी टैली हुआ तो उसने आपको स्टेप के नंबर देने होते हैं, इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जी पूछ लें मेरे से, आप कल पूछ सकते हैं, आज घर जाके करके दोबारा कल पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और कोई चीज़? ओके, ये बात क्लियर होगी? कोई और सवाल? राइट जी। जी इनके वेल्थ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसके वेल्थ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल क्या पूछा था आपने? हाँ जी, इनका वेल्थ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, बढ़ाती हैं या कम करती हैं, कुछ नहीं करती। इसमें फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। पहला इन्होंने सवाल ये किया है कि जो मेरी इनकम आई है वो बैंक में भी तो गई है, राइट। वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन बनाते हुए कि किस चीज़ को इंक्रीज़ किया, किस चीज़ ने डिक्रीज़ किया है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेते हैं, इंटरनल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते। ये जो इनकम आई है ये बाहर से आई है आपकी वेल्थ के अंदर, इसने आपकी वेल्थ को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। अब ये ऑब्वियसली इसकी डबल एंट्री आपने पास की होगी, इसने आपके बैंक को डिस्टर्ब किया हुआ था। इस सवाल के अंदर उसने बैंक बैलेंस ऑलरेडी दे दिया हुआ था, आपसे बैंक बैलेंस पूछा नहीं गया, इसका मतलब उसका इम्पैक्ट आया हुआ है। सवाल सिर्फ ये था कि इसने मेरी आइटम्स को, मेरी बैलेंस शीट को या वेल्थ स्टेटमेंट को डिस्टर्ब किया नहीं किया, तो हम कहेंगे यस इसने डिस्टर्ब किया है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर से मुझे पैसा आ रहा है। दूसरा सवाल था कि मैंने अपनी बिजनेस इनकम को तो रिकन्सिलेशन में ले गया, ड्राइंग्स को क्यों नहीं लेके गया? देखें, प्रॉफिट के जो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट थी उसमें मैं प्रॉफिट को भी लेके गया और वेल्थ स्टेटमेंट को भी लेकर गया हूँ, लेकिन जब मैंने रिकन्सिलेशन बनाई तो वहाँ मैं ले गया प्रॉफिट को, ड्राइंग्स वहीं छोड़ गया, ड्राइंग्स को मैंने रिकन्सिलेशन में नहीं लेके गया। उसकी वजह मैंने शुरू में आपको बताई थी कि अगर आप एक खर्चा कर रहे हैं, एक एक्सपेंस कर रहे हैं, राइट, और अपने बैंक से कर रहे हैं, तो एक एक्सपेंस आपका दूसरे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है, या एक आपका एसेट ख़त्म हो रहा है, दूसरा एसेट जनरेट हो रहा है। ड्राइंग्स में आपने क्या किया होगा, कैश निकलवा के लेके गए हैं, उस कैश से आपने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, कोई आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, तो ये जो इंटरनल आपका जो है ना वो आपने इफेक्ट हुआ है, ये बाहर से किसी ने आपकी वेल्थ को इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया, आपने इंटरनल मैनेजमेंट की है, यानी आपने कैश निकाला और एक्सपेंसेस करने शुरू कर दिए, इधर से कैश कम हुआ, उधर से आपकी लाइबिलिटीज़ कम होनी शुरू हुई। आपने ड्राइंग से क्या किया है, एक्विटी को कम किया ना। तो ये देखें, ये आपकी क्या है, ये आपकी एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी है, इधर से एसेट कम हुआ, इधर से लाइबिलिटी कम हुई। लेकिन जब प्रॉफिट आया, बाहर से प्रॉफिट आया, तो उसने क्या किया, ऊपर
आपकी आपकी इक्विटी को बढ़ाया है ना उसने, आपकी इक्विटी को। ऑब्वियसली एसेट बड़े होंगे, वो किसी न किसी शक्ल में कहीं पड़े होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन हमें बता दी गई है। समझ आ रही है? और दूसरी आइटम कौन सी पूछी आपने? जैसे एडवांस है, उसने एडवांस दिया, आप देखिएगा। अब दो, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। कैश कम हुआ 10 लाख से, और 10 लाख से आपका एसेट बढ़ गया, ये दोबारा सेट हो गई, इसने आपकी उसको हिट नहीं किया। और कौन सा सवाल था आपका? एक, अब क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जरा देखिएगा, रिकंसिलिएशन के अंदर मैंने सिर्फ इनकम ली है। क्या ली है मैंने? इनकम ली है। रिकंसिलिएशन जिसने मेरी उसको बढ़ाया है। अगर मेरी बाहर से इनकम होती रेमिटेंस की शक्ल में, वो एग्जेम्प्ट है ना, मुझे गिफ्ट मिल जाता, मुझे गिफ्ट मिलता, मेरी कोई इनकम जनरेट होती, कुछ भी होता, इसने मेरे क्या करना था? इनकम को, मेरी वेल्थ को इंक्रीज करना था। एक्सटर्नली अगर आपको इनफ्लो हो रहा है, विरासत में चीज़ें मिल रही हैं, गिफ्ट मिल रहा है आपको, बाहर से कोई आपको पैसे भेज रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी वेल्थ को इंक्रीज करती हैं। आप किसी को गिफ्ट देते हैं, राइट, ये आपकी वेल्थ को क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। अब ज़रा देखिएगा, आउटफ्लो के अंदर आपने क्या लिया? एक्सपेंसेस और गिफ्ट, एक्सपेंसेस और गिफ्ट। आप गिफ्ट देंगे, आपने अपनी चीज़ें उठा के किसी को दे दी हैं, तो वो क्या हुई? आपकी एक्सपेंस हो गया वो। यहां डिफरेंट थोड़ा सा मैकेनिज्म से आपने सोचना है। इसी तरह आप देखें कि आपने जो शेयर्स बेचे हैं, जो शेयर्स आपने अब बेचे हैं, उसमें जो गेन हुआ है उसने आपकी क्या इनकम को बढ़ा दिया है, वो आपकी नेट इनकम आप वहां पर लेकर गए हैं। और कोई सवाल? वो जाहिद की बना रहे हैं नहीं, लेकिन आप देखें कि जो प्रॉफिट हम लेके आए हैं बिजनेस का, लेकिन इधर ले आए हैं ना, अगर ये हम फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में नहीं आप लेकर आएंगी। ड्राइंग्स भी उसकी अपनी है ना, समझे? जो चीज वेल्थ, जो चीज एक्सटर्नल आपकी वेल्थ को हिट कर रही है ना, वो इंक्रीज कर रही है, और आपकी वेल्थ से आप कोई चीज बाहर दे रहे हैं, वो हो रही है डिस्टर्ब। लेकिन अगर आप कोई चीज इंटरनल कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, जैसे ड्राइंग्स हैं, बैंक पेमेंट, बैंक लोन का पे कर देना, बैंक लोन का पे कर देना, बैंक लोन लेना। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, मैंने बैंक लोन लिया है, बताएं, बैंक लोन मैंने लिया है, आप बताएं, इसने मेरी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब किया नहीं किया? ये रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा, मेरी रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा। क्यों? एक तरफ से लोन बढ़ गया, एक तरफ से कैश बढ़ गया, तो इसको मैं रिकंसिलिएशन में नहीं लेके जाऊंगा, वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा बनाऊंगा मैं। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या होगा? मेरा एसेट भी बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। तो कैश में तो ऑलरेडी उसने इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें नहीं देगा तो हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। अगर आपको उसने कैश की फिगर ना दी हो तो आपने क्या करना है? डिफरेंस कैश में डाल दें बस, और कोई चीज। इसको तसल्ली से करना जरूर है आपने, इस क्वेश्चन को तसल्ली से करना जरूर है। जो चीजें मैंने बताई हैं उसको ऐसे ही लेकर चल। नहीं, देखें, मैंने कभी इस पॉइंट व्यू से इसको सोचा नहीं है, डबल एंट्री पॉइंट व्यू से, लेकिन मुझे लगता है कि आप डबल एंट्री के सिस्टम में जाना शुरू कर देंगे ना, तो आप बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे। मैंने सादा आपको चीज़ बता दी है। सबसे पहले इसकी क्लोजिंग वेल्थ बनाएं, वो बड़ी आसान है, बस उसको बना के पहले छोड़ दें, फिर दोनों का डिफरेंस ले लें। आखिरी काम क्या बचेगा रिकंसिलिएशन का? रिकंसिलिएशन में सिर्फ वो आइटम लें, इनकम को लें, गिफ्ट को लें, राइट। इनकम वो बिजनेस की है, वो आपकी है, वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल है, वो सारी उठा लें, नेट सारी नेट वो उठा लें। गिफ्ट को भी उसमें ऐड कर लें, रेमिटेंस को भी ऐड कर लें, और जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आउटफ्लोज हैं वो माइनस कर दें। बस सादा तरीके में ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। ऐसे कंक्लूड कर लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। और कोई चीज़ सही है?
आज